11th क्लास अकाउंटेंसी जो बेसिक टर्म अभी हम लोगों के चल रहे हैं, तो बेसिक टर्म का सर बस आज लास्ट चैप्टर है और आज उसके आगे का प्रोसीजर मैं आपको स्टार्ट करवा दूंगा। तो बच्चों जो बेसिक टर्म हम लोग समझ रहे हैं उसमें अगली टर्म को स्टार्ट करते हैं। आज देखिए बेटा, तो आज की जो पहली टर्म है बच्चों वो है हमारे पास सर एक्सपेंडिचर। देखिए बेटा, एक्सपेंडिचर जो होता है वो कितने तरह का होता है सर। तो जो एक्सपेंडिचर होता है बच्चों वो होता है हमारे पास दो तरीके का। ठीक है, अब सर दो तरीके का कौन कौन सा होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो बेटा, एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, तो अब जब बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर की, बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, है ना, आप दोनों में फर्क समझिएगा। एक तो ये कि आपने अपनी शॉप के लिए एक नया एसी खरीदा, है ना, गर्मी बहुत पड़ रही है सर, तो शॉप में एसी लगवाया। तो एक तो आपने एसी खरीदा, है ना, एक तो ये आपकी जेब से पैसे गए। नंबर टू कि आपके यहाँ पे जो सेल्समैन है उनको आप मंथली सैलरी देते हैं, तो एक एक्सपेंस वो है। तो सर हैं तो दोनों ही एक्सपेंस, पर देखिए दोनों के नेचर को आप समझिए। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है सर, इट इज अ नॉन रिकरिंग नेचर। नॉन रिकरिंग का मतलब विच इज नॉन रेगुलर, सो इट इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड विद द परचेज ऑफ एसेट्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज द related with the business activity and it is nature of the day to day, that means it is a regular expense। तो बेटा जो एक्सपेंस आप बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे करते हैं, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के लिए करते हैं, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सर जो एक्सपेंडिचर आपका नॉन रिकरिंग नेचर का है, यानी कि नॉन रेगुलर है, और जिसको आपने एसेट्स को परचेज करने के लिए किया है, दैट विल बी नॉन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैं आपको रीड करवाता हूँ बच्चों। देखिए इसमें ऊपर लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर में, इट इज द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। देखिए पहला वाला बेटा आपके पास जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, विच इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है सर, so it is expenditure incurred on acquiring of assets or for improving the quality of existing assets। जो पुरानी assets हैं उनकी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए भी अगर आपने कोई काम लगाया, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपका कंप्यूटर है ना, उसमें आपने 1 TB का जो है मेमोरी दिया हुआ है, आपको कम पड़ रहा है स्टोरेज, तो आपने क्या करा, 1 TB हटाया, 2 TB लगाया। ठीक है, तो आपने क्या करा, नया हार्ड डिस्क लगाया ना बेटा, तो दैट विल बी ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो या तो आप नया एसेट्स खरीदें या सर पुराने एसेट्स की अगर आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने में कोई खर्च करते हैं, दैट विल बी नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे हमारा बेटा अगला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मैंने आपको बोला था अभी, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो इट इज एक्सपेंडिचर ऑन द it is expenditure on the basically business and the regular activity, for example rent paid and salary paid। तो बेटा इस तरह का एक्सपेंसेस जो रेगुलर एक्टिविटी में हम लोग करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी में करते हैं, दैट विल बी नॉन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, रेगुलर इंटरवल पे इनका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ये तो बेटा टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। चलो सर आगे बढ़ते हैं, हम लोग कॉस्ट की तरफ चलते हैं सर। तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, अगला वर्ड हम समझेंगे बेटा, वो रहेगा हमारे पास कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए कॉस्ट में आपको बताता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये पेन आपको मेरे हाथ में नजर आ रहा है बेटा, है ना, और इसका आउटसाइड जो कोटेड है वो प्लास्टिक का बना हुआ है बच्चों। तो इस पेन को बनाने में जो प्लास्टिक लगा हुआ है वो तो है इसकी डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, लेकिन ये पेन जिस फैक्ट्री में बनता है बेटा, उस फैक्ट्री में कोई अकाउंटेंट भी होगा या उस फैक्ट्री का लाइट का बिल भी आता होगा, तो जो फैक्ट्री के अकाउंटेंट को आप सैलरी दे रहे हो वो भी कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट में ऐड होगा, लेकिन वो होगा उसका इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो प्लीज रिमेंबर, कॉस्ट होता है बच्चों दो तरह का, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो जो आप डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट पे एट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी कि ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये एलईडी आपके सामने बेटा, तो इसमें स्क्रीन लगा उसके अंदर, है ना, अंदर इसमें अंदर आईसी वगैरह लगते हैं, मदरबोर्ड वगैरह लगते हैं। सो व्हाट एवर द मेटल हैज बीन इनबिल्ट, तो जो आपको डायरेक्ट इसमें नजर आ रहा है कि भाई इसमें स्क्रीन की कॉस्ट लगी हुई है, तो वो तो होगा सर डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन ये एलईडी जहां बनता होगा वहां पे जो आपका लाइट का बिल आता होगा, दैट विल बी इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, चलिए अब हम इसको रीड करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास है, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल ऑन टू स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। एक होता है बेटा डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में लिखा हुआ है, दिस कॉस्ट इज आइडेंटिफिकेबल विद
the product or service being produced. For example, for a table the cost of wood is a direct expense. ठीक है बेटा, टेबल बनी हुई है आपके पास, तो जितना उसमें वुडन लगा हुआ है, जो लकड़ी लगी हुई है, उसकी कॉस्ट सर क्या मानी जाएगी? वो मानी जाएगी बेटा आपके लिए डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए बेटा, इनडायरेक्ट कॉस्ट, this cost is not identifiable with the product service being produced. That means for a table the rent of the factory where the table is being manufactured, it is the part of indirect cost. ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगी आपकी indirect cost। ओके, तो कॉस्ट हो गई हमारी दो तरह की बच्चों, एक होगी डायरेक्ट और एक होगी आपकी इनडायरेक्ट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो बेटा, नेक्स्ट वर्ड है आपका रेवेन्यू। बेसिकली रेवेन्यू जो है ना, वो सेल्स का ही कहीं ना कहीं आप ऑल्टरनेट मान सकते हैं, पर होता क्या, मैं आपको बता दूं, रेवेन्यू जो होता है नॉर्मली सर्विस सेक्टर में कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। जैसे बेटा हम लोग हैं, अब हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में हम लोग जितनी फीस साल भर में रिकवर करते हैं, दैट विल बी नॉन एज रेवेन्यू। नॉर्मली आप गुड्स को सेल करते हैं तो वहाँ हम वर्ड काम में लेते हैं सेल, तो बिजनेसमैन जो होता है वो सेल काम में लेता है बेटा, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं अपनी सर्विसेज चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं, उन लोगों के लिए काम में आता है रेवेन्यू का वर्ड। ठीक है, वैसे आप ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं, पर क्या होता है कि जो नॉर्मल है रेवेन्यू काम में आता है सर्विस प्रोवाइडर्स में। ठीक है, हालांकि इसमें देखो, जैसे आपकी कोई बिल्डिंग है वो आपने रेंटल पे दे रखी है, तो आप रेंट रिसीव कर सकते हैं, आप फाइनेंस का काम करते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी मिल सकता है। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू। सो इट मीन द मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल इन अ बिजनेस। सोर्स ऑफ रेवेन्यू आर, देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ गुड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला सेल्स का ही ऑल्टरनेट है, या आपका रेंट रिसीव है, या कमीशन रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव है। सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ द रेवेन्यू रिसीव्ड। ठीक है, चलिए बेटा फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे बात है बेटा आपके पास रिसिप्ट की। देखिए लॉजिक समझिएगा, क्या होता है, जैसे एक्सपेंडिचर आपके दो तरीके के थे। ठीक है बेटा, तो जैसे एक्सपेंडिचर आपके दो तरीके के थे, ऐसे ही रिसिप्ट भी आपके पास दो तरीके की होती है। ठीक है, अब कैसे सर, आप लॉजिक समझना। एक्सपेंडिचर मैंने आपको क्या बताया था कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, जबकि रेवेन्यू रिकरिंग नेचर का होता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ देखें रिसिप्ट की केस की बात करूं, तो बेटा रिसिप्ट भी कैसी होती है, दो तरीके की होती है, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट और एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। सर कैपिटल रिसिप्ट का क्या मतलब? कैपिटल रिसिप्ट का मतलब इट इज द रिसिप्ट ऑफ इररेगुलर इन द नेचर, और ये बेटा कब आपके सामने आती है, जब बेसिकली आपने किसी एसेट्स को सेल किया, तब आपको बेटा ये मिलेगी। तो अगर हम एसेट्स को सेल करते हैं, है ना, तो आपने फॉर एग्जांपल जैसे अपना फर्नीचर सेल कर दिया या आपने कोई कार सेल कर दी, तो ये क्या होती है, आपके पास फिक्स एसेट्स होते हैं। तो इन एसेट्स को सेल करने से जब अमाउंट अपने को रिकवर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और अगर हम बात करें रेवेन्यू रिसिप्ट की, बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है इट इज अ रेगुलर रिसिप्ट ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल कलेक्शन फ्रॉम डेटर, आप जो क्रेडिट में गुड सेल करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपने कस्टमर से पैसा मिलता होगा, या फिर कैश सेल जिसको आप बोल सकते हो, अगर आप गुड्स कैश में बेचते हो तो बेटा आपकी जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है आपकी रेगुलर बेसिस पे, और जो आपकी कैपिटल रिसिप्ट होती है बेटा, वो होती है आपकी इरेगुलर बेसिस पे। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखते हैं आगे। देखिए द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज नॉन एज द रिसिप्ट। द रिसिप्ट आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। पहला क्या देखो बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल रिसिप्ट, बेटा ये पहला पार्ट है, द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेलिंग एसेट्स इज नॉन एज कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है बच्चों, एसेट्स को सेल करने से जो मिला वो कैपिटल रिसिप्ट, और रेवेन्यू रिसिप्ट द अमाउंट इज रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज नॉन एज द रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखो अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊँ, ये जो हम पढ़ रहे हैं उसका देखिए लॉजिक समझिए। 1 मार्क्स में आपके जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसमें इस तरह की चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है सर, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे कहीं ना कहीं वहां पूछी जा सकती है, वहां आपके पास ही काम में आएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट सर क्या होता है? प्रॉफिट बेसिकली हमको पता है, बचपन से सुनते हैं, इट इज द डिफरेंस ऑफ द सेल्स एंड द कॉस्ट। तो फॉर एग्जांपल बेटा कि आप काम करते हैं स्टेशनरी का, इस तरह का रजिस्टर आपके पास है सर, ये रजिस्टर आप लेके आते हैं, बहुत मोटा सा था ना, तो ये रजिस्टर आप लेके आते हैं फॉर एग्जाम्पल 70 रुपीज़ का, और आप सेल करते हैं 100 रुपीज़ में, तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया? 30 रुपीज़ का। ठीक है बच्चों, तो प्रॉफिट इट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है,
चलिए, तो आई डोंट थिंक सो आपको इसको मेरे को पढ़ाने की जरूरत है, तो मैं आगे चलता हूँ इसके अंदर। अच्छा, इसमें वैसे आपके पास दो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो हम जब आगे बढ़ेंगे बेटा, फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, वहां हम इसकी बात करेंगे। इसमें देखो बेटा, कई बार क्या होता है कि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो लिखी हुई फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, पर इसका मीनिंग क्या होता है कि आगे के जो कुछ चैप्टर्स हैं बच्चों, है ना, वहां से जुड़ा हुआ है। तो हम जैसे जैसे वहां पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे आपको सारी चीजें क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। चलो सर, अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। तो आ जाओ सर गेन में। हाँ सर, ये गेन क्या हो गया, अब गेन क्या होता है? चलो जी बच्चों, गेन देखो बच्चों, गेन क्या होता है मैं आपको बता दूं। बेसिकली गेन जो होता है वो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कोई कार खरीदी थी, 1 लाख रुपए में आपको कार मिली, कोई सेकंड हैंड खरीद लिया आपने, कुछ महीने चलाई, उसके बाद आपने कार जो आपने 1 लाख में परचेज करी थी उसको आपने बच्चों सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 1,20,000 में सेल कर दिया। सो देयर इज अ गेन ऑफ 20,000। अच्छा, क्या ये 20,000 इस तरह का जो गेन है क्या आपको सर रेगुलर मिलेगा? नो सर, इस तरह का गेन रेगुलर नहीं मिलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको गेन बोलते हैं। अगर रेगुलर मिलने लग जाता ना तो फिर वो प्रॉफिट हो जाता। प्रॉफिट कहाँ से होता है बेटा? प्रॉफिट होता है बिजनेस एक्टिविटी से, ठीक है। और गेन कहाँ से होता है बेटा? नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन से। जो नॉन रिकरिंग का मतलब जो कंटिन्यू नहीं होते, है ना, कभी कभी आप करते हो। चलिए, तो इसमें आप देखिए, इट इज द प्रॉफिट ऑफ, देखो लिखा हुआ है बेटा आपके पास, इरेगुलर और नॉन रिकरिंग नेचर। इट इज अ प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम इवेंट एंड ट्रांजैक्शन व्हिच आर इncidental टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ एसेट्स, है ना, विनिंग अ कोर्ट केस। आपके ऊपर कोई केस में चल रहा था, कोर्ट में वो आप जीत गए तो उससे आपको पैसे मिल गए। तो बेटा इन चीजों को हम क्या बोलते हैं? इन चीजों को हम लोग बोलते हैं गेन, ठीक है। चलिए, गेन के बाद आगे बढ़ते हैं। इनकम लॉस वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वैसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पढ़ता हूँ। हालांकि आगे वाले चैप्टर में मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, पर मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बताता हूँ अभी। देखो बड़ा, डिस्काउंट नाम सुना होगा आपने डिस्काउंट का। तो ये जो डिस्काउंट है ना बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। और मैं फिर आप सबको बोल दूं कि हम लोग इसको अभी डिटेल में और पढ़ेंगे जब हम लोग आगे का जो हमारा चैप्टर है अभी बेसिक्स के, उसमें हमारे पास ये आगे भी आएगा। पर अभी मैं आपको यहाँ है तो थोड़ा सा बताता हूँ बेटा। देखो, डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट बेसिकली इट इज द सम काइंड ऑफ रिडक्शन, ठीक है। तो बेटा डिस्काउंट होता है दो तरह का। एक तो होता है सर ट्रेड डिस्काउंट, है ना, TRAD, ट्रेड डिस्काउंट। और एक होता है सर कैश डिस्काउंट। बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको हमने कहीं बड़े बड़े शोरूम्स पे देखा होगा 50% ऑफ, या न्यूज़ पेपर में लोग देखते हैं ना 20% ऑफ, या आप देखते हैं 70% ऑफ, इस तरह से नजर आता है आपको। तो इस तरह के जो डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं वो डिस्काउंट कौन से होते हैं बेटा? बेटा वो डिस्काउंट होते हैं आपके पास ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब बेसिक आप ये समझो कि सर इस तरह के डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट क्या है। तो बच्चों, इस तरह के जो डिस्काउंट हैं उन डिस्काउंट का सर ऑब्जेक्ट होता है सेल्स प्रमोशन, ठीक है। तो बेटा जो डिस्काउंट सेल्स प्रमोशन के ऑब्जेक्ट से दिए जाते हैं दैट विल बी नॉन एज ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो ये तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है सर। एक होता है सर कैश डिस्काउंट। अब सर ये कैश डिस्काउंट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। देखो बेटा, कैश डिस्काउंट क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप क्रेडिट में गुड सेल करते हो। जिस पर्सन को आप क्रेडिट में गुड सेल करते हो उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग बोलते हैं डेटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा लालच, ग्रीड देते हैं। उसको हम बोलते हैं सर देखो, गुड्स आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप विद इन 10 डेज पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 10% 1% का या 2% का डिस्काउंट देंगे, है ना। तो आपने उसको ऑफर दिया कि सर अगर आप चाहो तो 10 डेज में पेमेंट कर देना, अगर आप 10 डेज में पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 1% का डिस्काउंट देंगे। अदरवाइज नॉर्मली फॉर एग्जांपल हमने रूल बना रखा है कि कोई भी जो डेटर है वो हमको 1 मंथ में पैसे देके जाता है। तो देखो आप क्या कर रहे हो बेटा, आप अपने डेटर को एक ग्रीड दे रहे हो बेटा, एक लालच दे रहे हो सर। और लालच कैसा कि भाई देख, 1 महीने का टाइम है, 1 महीने देगा तो ठीक है, और अगर आप 10 डेज में पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 1% का डिस्काउंट ऑफर करेंगे। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग कैश डिस्काउंट, ठीक है बच्चों। तो आप समझिए, कैश डिस्काउंट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है प्रॉम्प्ट कलेक्शन बोलते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है टाइमली कलेक्शन, प्रॉपरली कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो अगर आपको अपने डेटर से कंटिन्यू टाइम से पैसा लेना है ना, आप चाहते हैं कि वो बिफोर टाइम ही पैसा दे दें, हमको जल्दी जल्दी पैसा दे दें, तो उसके लिए हम लोग देते हैं कैश डिस्काउंट एंड इट विल बी रिकॉर्डेड इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो ये बात हुई हमारे पास डिस्काउंट की। तो बच्चों, ये जो हमारे पास देखिए जो अकाउंटिंग टर्म्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं,
तो ऑलमोस्ट ये सारे अकाउंटिंग टर्म लगभग लगभग आपके हो चुके हैं, और जो बचे हुए हैं कहीं ना कहीं वो मैं आपको फिर नेक्स्ट चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहाँ बेटा कवर कराता चलूंगा। चलिए एक लास्ट चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ इसके अंदर, दैट इज वाउचर्स। देखो बेटा वाउचर्स क्या होता है, नॉर्मली जिसको आप लोग बिल्स बोलते हो ना उसको हम लोग बोलते हैं वाउचर्स, ठीक है। जैसे आप कुछ परचेजिंग करते हो तो परचेजिंग करते आप क्या करते हो, बिल मांगते हो, लाओ सर बिल दो हमको, उसको बोलते हैं बेटा हम लोग वाउचर्स, ठीक है। तो ये इसमें लिखा हुआ है वाउचर्स। वाउचर आर द डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए एविडेंस हैं, सबूत हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेन कहीं से खरीदा है ना, ये भैया पेन नॉर्मल है दिखने का, बाकी ये 1200 रुपये का पेन है, ये पैड पे चलाने का पेन है। तो 1200 रुपये का पेन मैंने खरीदा ये सर, ठीक है, और मैंने इसका बिल मंगाया, तो अमेजन से मेरे पास इसका बिल आया, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाउचर्स, क्योंकि वो इस बात का प्रूफ है, एविडेंस है कि हाँ भाई मैंने ये पेन उनसे खरीदा है। सो वाउचर डिटेल द अकाउंट आर द डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। तो डेबिट क्रेडिट अभी हम समझेंगे। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट सच एज कैश मेमो, इनवॉइस और बिल रिसिप्ट, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास वाउचर्स होता है, जिसको हम लोग नॉर्मली वैसे इसको हम लोग बिल बोल देते हैं, है ना। तो हम लोग आगे अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमारा अभी अगला चैप्टर आएगा सर सोर्स डॉक्यूमेंट, उसमें मेरे को भी आपको बताना है। तो प्लीज रिमेंबर ये चीज ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ अगर कोई वर्ड बता दिया है तो बस वो यही खत्म हो गया, क्योंकि अभी आपका एक बेसिक इंट्रो ही चल रहा है बच्चों। तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा बहुत एक नॉर्मल मीनिंग उसका समझा रहा हूँ। जब जब हम लोग बेटा स्पेसिफिक चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो जब जब हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे तब तब मैं आपको उनकी डिटेल मीनिंग भी बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे मैं आपको छोटा सा एक 5 मिनट का टॉपिक आज और बता देता हूँ, क्योंकि छोटी सी क्लास हमारी बाकी है। तो बच्चों अभी जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो है हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल। देखिए क्या होता है ना सर, हर चीज का क्या होता है, एक प्रोसेस होता है सर। कैसे, अब आप समझो, एक आपको बड़ा छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ सर। क्या होता है कि आप बड़े हो जाओगे, है ना, जॉब वॉब आपकी लग जाएगी, तो क्या होगा, शादी होगी भाई। शादी का भी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है ना। क्या होगा कि अगर आप मेल हैं आप लड़की देखने जाएंगे, ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो आपको लड़के वाले देखने आएंगे, ठीक है सर। आपस में क्या होगा, फैमिलीज की बात होगी, है ना। अगर दोनों फैमिलीज एक दूसरे को पसंद करेंगी, है ना, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सर एंगेजमेंट होगी। सर एंगेजमेंट के बाद क्या होगा, फिर उसके बाद शादी का मुहूर्त निकलेगा सर, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद शादी होगी, ठीक है सर। तो ये क्या होगा, ये पूरा प्रोसीजर वगैरह ऐसे होता है ना। ऐसा तो नहीं होता है ना कि मुझे अगर कोई लड़की पसंद है तो मैं सीधा चले जाऊँ सर मेरे को उससे शादी करनी है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल सर। हर चीज का एक तरीका होता है, एक मैनर होता है। तो बिल्कुल वैसे ही सर अकाउंटेंसी के अंदर भी होता है। अकाउंटेंसी में क्या होता है सर कि सबसे पहले मैंने आपको पहला वर्ड क्या बताया, आपको बताया एंटिटी बताया, फिर मैंने आपको ट्रांजेक्शन बताया था फर्स्ट क्लास में। सर सबसे पहले ट्रांजेक्शन होता है। अच्छा सर क्या करूँ मैं उस ट्रांजेक्शन का, तो बेटा सबसे पहले ध्यान रखिए वो ट्रांजेक्शन को, एक बुक होती है हमारे बिजनेस के अंदर, वो बुक के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उस बुक को बेटा हम लोग बोलते हैं जर्नल, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अकाउंटिंग साइकिल आपको नजर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, सबसे पहले क्या होता है सर, इसमें सबसे पहले होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बच्चों बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाद फिर आपके पास क्या लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है जर्नल। जनरल नहीं है, जर्नल है, ध्यान रखिएगा। तो ये जर्नल है जिसको हम लोग बेसिकली बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। तो बेटा ये जर्नल है। जर्नल में क्या की जाती है बेटा, जितने भी आपके ट्रांजेक्शन होंगे बच्चों, सारे ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग की जाएगी, ठीक है। तो सर सबसे पहले क्या हुआ सर, सबसे पहले हुआ ट्रांजेक्शन, फिर क्या हुआ सर, ट्रांजेक्शन के बाद होगा बेटा आपके पास जर्नल में एंट्री, ठीक है बच्चों। फिर जर्नल में एंट्री के बाद क्या होता है, बनती है आपकी लेजर, है ना। लेजर में होती है पोस्टिंग। अभी आप ये दिमाग लगाने की कोशिश मत करना कि लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है, ये मैं आपको सिखाऊंगा वैसे, क्योंकि पूरा एक चैप्टर है। लेजर पोस्टिंग क्यों होती है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। आप बिजनेस करते हैं ना, और आपका कोई कस्टमर है साहब, मिस्टर मनीष कुमार, वो आपका कस्टमर है। वो क्या करता रहता है कि वो हर 2-3 दिन में आता है, गुड्स ले जाता है, और कभी 5,000 जमा कराता है, कभी 10,000 जमा कराता है ना। और एक दिन वो हमारे पास आया, उसने कहा सर वो मेरे आज तक के पैसे बताओ सर, आज तक के मेरे पैसे कितने हैं। अब क्या होता है, जो जर्नल होती है ना बेटा, जर्नल में तो क्या डे वाइज रिकॉर्डिंग होती है। जैसे आप 1 जनवरी को आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो 1 जनवरी के ट्रांजेक्शन, फिर 2 जनवरी को अगले ट्रांजेक्शन किए तो 2 जनवरी के, फिर थर्ड के, फिर फोर्थ के। तो सर जर्नल में तो एंट्री आपने कर रखी है, लेकिन वो डेट वाइज कर रखी है। अब एकदम से ये हमारा कस्टमर जब हमसे हिसाब मांगेगा तो हम उसको उसका हिसाब नहीं बता सकते, हमको पता ही नहीं। हमने कहा तू तो यार बहुत बार गुड्स लेता है, बहुत बार पैसे दे देता है, तो उसने कहा सर बताओ ना कितना बैलेंस है मेरा। तो बेटा वो बैलेंस आपको पता होने के लिए आपको लेजर में बेटा अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं। देखो जैसे बैंक अकाउंट होता है ना, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं तो क्या होगा, आप जैसे ही अपना ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट करेंगे आपके अकाउंट का बैलेंस आएगा,
या कभी आप बैंक में जाएंगे तो आपको वहाँ से पासबुक में कभी आपके जो पेरेंट्स हैं उनके पास बैंक अकाउंट पक्का होगा, है ना, तो उनसे आप मांगना है अकाउंट स्टेटमेंट मांगना, तो उसमें आपको नजर आएगा कि आपने कितना डिपॉजिट कराया, कितना विड्रॉल किया। ठीक है बेटा, ऐसे ही बिजनेस में भी क्या होता है, एक बुक होती है लेजर। ठीक है बेटा, उसमें हम सारे लोगों के अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, वो भी हम डिटेल, ये सब चैप्टर है बेटा, एक एक ये जनरल एंट्री पढ़ने में टाइम लगेगा अभी तो बहुत। जनरल एंट्री पढ़ेंगे, फिर हम लेजर पोस्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 चैप्टर हैं अपने आप में। और अभी तो हम क्या सीख रहे हैं, हम अकाउंटिंग प्रोसेस सीख रहे हैं सर। तो सबसे पहले होता है ट्रांजेक्शन सर, फिर होता है सर जनरल एंट्री, हाँ सर, उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद आएगा आपके पास सर लेजर। ठीक है बच्चों, और फिर लेजर के बाद क्या होता है, फिर लेजर के बाद आएगा आपका टीबी। टीबी का मतलब ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो अब एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी दिमाग पे जोर नहीं डालना है, बस ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, मैं बताऊंगा सर, मेरी जिम्मेदारी आपको सिखाने की, मैं आने वाले चैप्टर्स में बिल्कुल आपको सिखाऊंगा। तो बड़ा ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस के बाद बनते हैं बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, ये आपके फाइनल अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसमें बनता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड P&L का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है बच्चों, जिससे हमको ये पता लगता है कि साल भर में हमने क्या कर्म किए और उनके क्या फल हमको मिलेंगे, यानी कि आपने कितना बिजनेस किया और बच्चों बिजनेस करने से आपने कितना कमाया या कितना गंवाया, वो पता लगेगा आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और एक बनती है बैलेंस शीट। तो ये सब कुछ फाइनल अकाउंट के पार्ट होते हैं बेटा। ठीक है, तो पूरी की पूरी सर अकाउंटिंग साइकिल होगी सर, साइकिल चल रही गोल गोल। कैसे सर, सबसे पहले होगा सर बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसकी करेंगे बेटा हम जर्नल में एंट्री, फिर करेंगे बेटा हम लोग लेजर में पोस्टिंग, सर फिर बनाएंगे हम लोग एक ट्रायल बैलेंस, और सर फिर बनाएंगे हम लोग फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। वैसे ये भी आपका उसी तरह का एक डायग्राम और है। इसमें देखो सबसे पहले क्या सोर्स डॉक्यूमेंट है ना, बिल वगैरह जनरेट होते हैं, यानी कि ट्रांजेक्शन होता है एक तरह से, देन जर्नल एंट्री, देन लेजर बनते हैं टी अकाउंट, देन ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन फिर उसके बाद ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है बच्चों, पर ये वाला ज़्यादा परफेक्ट है इसमें।